चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, सिर्फ दो टॉपिक किए थे। एक था करंट क्या होती है, बेसिक ऑफ करंट, और हमने डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और एक दो शायद कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिस्कस किए थे वीडी के फॉर्मूले के बेस पे। तो उसी को करते हुए अगर हम देखें, हल्का सा रिवाइज करें, तो हमें ये पता है वीडी का जो फॉर्मूला है वो है ई टाउ बाय एम। इस E को मैं लिख सकता हूं क्या, V बाय एल। ये हमने सब लास्ट क्लास में किया था। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से। अभी हमने एक ही टॉपिक किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आगे हम पढ़ेंगे करंट, रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, दुनिया भर के टॉपिक्स आएंगे, और उन सब में जो पैरामीटर्स हैं यही सब सेम पैरामीटर हैं, यही सब बार बार रिपीट होगा, कभी डायरेक्टली कभी इनवर्सली। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमने कर लिया ऑलरेडी, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बस अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या है। बोला एक्सप्लेन करना, हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बदलती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है वीडी का फॉर्मूला था ई टाउ बाय एम। मैं हमेशा दोनों फॉर्मूले लिखूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए कि दोनों ही फॉर्मूले हमें याद करने हैं। तो अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट डायरेक्ट है। वीडी जो है वो प्रोपोर्शनल है वी के, और वो क्या कर रहा है, गिवन है हमें v जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर v डिक्रीज करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कैपिटल V यहाँ पोटेंशियल है और स्मॉल v जो है वो vd है, ध्यान रखना। ये मत बोल देना कि ये वेलोसिटी है, ये सब गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, ये हमने कल भी लिखा था, मतलब लास्ट क्लास के अंदर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। देखो क्या क्या सीक्वेंस था। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबसे पहले क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले क्या बढ़ता है, थर्मल वेलोसिटी। लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन लिखा था। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होंगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से जो कोलिजन है वो क्या होंगे, फास्ट कोलिजन होंगे। फास्ट कोलिजन होंगे तो जो टाउ है वो डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा तो जो वीडी है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास का पार्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनके जो कोलिजन है वो बहुत फास्ट होंगे। कोलिजन फास्ट होंगे तो दो कोलिजन के जो बीच का टाइम है टाउ वो कम हो जाएगा। टाउ कम होगा तो वीडी क्या होगा, कम होगा। तो मतलब वीडी का और टेम्परेचर का दोनों का क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, कराऊंगा नहीं, बस फॉर्मूला बता दूंगा, सॉल्व कर सकते हैं खुद से, सब कुछ दे रखा है। बोला है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की निकलेगी हमेशा। किस में निकालनी है, कॉपर वायर के अंदर निकालनी है। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है हमें, ए गिवन है हमें, और करंट की वैल्यू गिवन है 2.7 एम्पियर, एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी 9 × 10⁻²8। ठीक है, तो हमें कुछ वैल्यू दे रखी है। अब इसमें ये जो टर्म है करंट की वैल्यू, और निकालनी है मुझे क्या, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। तो क्या मैंने अभी तक पढ़ा है ड्रिफ्ट स्पीड का और करंट का कोई रिलेशन होता आपस में, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। करंट का यूज करके मैं ड्रिफ्ट स्पीड नहीं निकाल सकता। मुझे जो फॉर्मूला अभी तक पता है ड्रिफ्ट स्पीड का, वो फॉर्मूला है वीडी का ई टाउ बाय एम। इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे टाउ चाहिए, एम चाहिए, ई चाहिए, बट क्वेश्चन में अलग पैरामीटर्स गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है करंट गिवन है, वीडी गिवन है, और एरिया गिवन है। अब इस फॉर्मूले में ना तो एरिया है ना करंट है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मुझे कुछ और रिलेशन देखना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले एक बार रिलेशन ड्राइव करते हैं, फिर वापस आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, आसान सा रिलेशन है, ज़्यादा टिपिकल रिलेशन नहीं है। रिलेशन ये है कि मान लिया अगेन मेरे पास एक कंडक्टर है, ये 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी की जो लेंथ है वो L है।
अगर ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है वो ई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर वो हमने मान लिया वी। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में एक्सेप्ट फर्स्ट डेरिवेशन जो हमने लास्ट क्लास में की थी, उसको छोड़ के हर जगह जो स्मॉल एन होता है वो फिक्स होता है। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है क्या आएगा? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी आती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ऊपर आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे आ गया वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वैसे वो आता है पाई आर स्क्वायर एच, बट पाई आर स्क्वायर जो है वो होता है ये बेस का एरिया, जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ये हमने मान लिया डायरेक्टली ए। तो जो पाई आर स्क्वायर था वहां पे क्या आ गया? डायरेक्टली ए आ गया। और एच मतलब सिलेंडर की हाइट, जो हमने यहाँ क्या मानी हुई है? एल मानी हुई है। तो वॉल्यूम जो आएगा वो क्या बन गया? ए एल। ये पोटेंशियल नहीं है, दिस इज वॉल्यूम। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? ए एल। तो ऊपर एन और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? ए एल यहाँ जाएगा तो एन किसके बराबर आएगा? ए एल एन, एल एन शॉर्ट में क्या बोल दो? ए एल एन। तो जो कैपिटल एन है उसकी वैल्यू क्या आ गई? ए एल एन। एन क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं, वो मेरे पास स्मॉल एन है। और वहां से मैंने निकाले कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके हमने निकाला टोटल चार्ज। जो यहाँ पे चार्ज आएगा टोटल चार्ज क्यू, चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। तो एन की वैल्यू है ए एल एन और साथ में क्या आएगा? ई। तो चार्ज की वैल्यू आ गई ए एल एन ई। मुझे इसको करंट से रिलेट करना है। तो मुझे पता है जो करंट की डेफिनेशन आती है, अगर यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रही है तो करंट आता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट आती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर आई क्यू बाई टी है और क्यू की वैल्यू कितनी है? ए एल एन ई और डिवाइड बाई टी, टाइम। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करता है और यहां पे आता तो कितना टाइम लगेगा? देखो ये जो टाइम है इलेक्ट्रॉन का, ये टाइम एक मतलब जो स्पीड है वीडी, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है। ये ड्रिफ्ट स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है? अगर मान लो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म में हमने वर्ड यूज किया था, ये एवरेज स्पीड है, मतलब यहां से लेके यहां तक आने की जो एवरेज स्पीड है वो वीडी है। तो स्पीड है वीडी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अगर एक कंडक्टर को क्रॉस करेगा ये लेंथ एल कवर करेगा। तो टाइम का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? एल। कितनी स्पीड से कवर करनी है? वीडी से कवर करनी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा टाइम का? टाइम का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो एल से एल कट गया, वीडी ऊपर आएगा, तो ये बच जाएगा ए एन ई वी डी। तो करंट का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो आएगा ए एन ई वी डी। करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? ए एन ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई करंट, ए क्या है? यहाँ पे ए को हम लिखते हैं हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और कंडक्टर, कुछ भी लिख दो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ठीक है। तो आई कितना आएगा? ए एन ई वी डी। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे? इस फॉर्मूले को उठाया ए एन ई वी डी को, ये रिलेशन 2 मार्क्स के में पेपर में आ जाता है ड्राइव करने के लिए। हाँ इतना ही है, पहले भी इतना ही था और क्या था, वो बाद में आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है ड्रिफ्ट स्पीड निकालो, और क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? एरिया गिवन है। एरिया है 2.5 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। करंट की वैल्यू कितनी है? 2.7 एम्पियर।
और नंबर डेंसिटी कितनी है 9 और 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो अगर सब कुछ पता है तो आई की वैल्यू कितनी आएगी ANEVD। अब आपको आई पता है, ए पता है, एन पता है, ई कितना होता है, ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 10 की पावर -19। सारी वैल्यू पुट करोगे यहां से फाइंड VD एंड दिस इज DIY क्वेश्चन। ये खुद से कर सकते हो सकता है ना, कुछ भी नहीं है करने के लिए, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करना है बस। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है। मतलब सारा पेपर टफ नहीं आता, हार्डली 10-15 नंबर का पेपर होता है जो टफ बनता है, और वही से पूरा जो गेम है वो बदल जाती है सिर्फ उतने नंबर से। बाकी सब यही सब सेम क्वेश्चन जो हैं, टाइप जो हैं वो रिपीट होते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये है, ये जो हमने ड्रिफ्ट स्पीड निकाली थी, इस ड्रिफ्ट स्पीड की जो वैल्यू होती है बहुत कम आती है। ठीक है, जो वैल्यू है ड्रिफ्ट स्पीड की वो बहुत कम आती है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। अप्रोक्सीमेट -4 -5 ऑर्डर की होती है। किसी बुक में -4 लिखा है, किसी बुक में -5 लिखा है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, बहुत कम है, -4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में सिर्फ -4 10 की पावर -4, तो 0.0001 मीटर सिर्फ ट्रैवल कर रहा है एक सेकेंड में। तो बोला जब ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं और पतली सी वायर के अंदर इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमें कैसे मिल जाती है। अगर हम देखें डोमेस्टिक सप्लाई, घर में जो वायर आती हैं उनमें करंट की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर, और एक आती है 16 एम्पियर। जो पावर प्लग होते हैं उनमें 16 एम्पियर, और वैसे क्या आती है 5 एम्पियर। तो बोला करंट की जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वो तो बहुत कम है। जब इतनी कम स्पीड है इसकी, तो हमें एक कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट कैसे मिलती है। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक, और उसका आंसर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो 1 लाइन आंसर लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें उसको। इसका आंसर आएगा, मान लो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में तो टिक करने के लिए आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो सिर्फ एक वर्ड है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक कंडक्टर के अंदर ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आती है 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं, 10 की पावर 29 इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो करंट है वो हमें एम्पियर में मिलती है। जो एम्पियर में करंट है वो लार्ज करंट है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने मान लिया घर में कोई वायर थी और उस वायर का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर है तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस कितना 3 मीटर। कितना आएगा 10 की पावर -3 मीटर। ये -2 आएगा और एक ही है तो -3 मीटर हो गया डायमीटर। एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, जो बन जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। तो पाई d स्क्वायर बाय 4 करोगे तो क्या आएगा पाई बाय 4, और d का स्क्वायर आएगा 10 की पावर -6। ये एरिया आ गया। और करंट का फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे ANEVD, तो एरिया की वैल्यू है पाई बाय 4 10 की पावर -6, नंबर डेंसिटी का ऑर्डर है 29, ई की वैल्यू है 1.6 और 10 की पावर -19, और VD की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट अगर मैं -4 ले लूँ तो क्या आएगा यहाँ से देखो, -6 और 4 10 और -19, तो -29 और +29 कैंसिल, कितना आएगा 4 से काटोगे 0.4 पे, और 3.14 इंटू 0.4 कितना आएगा, ये 4 चौक 16, 6 4 और 1 5, 4 3 12, 1.256 एम्पेयर के अप्रोक्सीमेट करंट आ रही है। ठीक है, तो बहुत कम वैल्यू होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्योंकि नंबर डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर डेंसिटी ज़्यादा होने से जो हमें करंट मिलती है वो लार्ज अमाउंट मतलब एम्पियर में करंट मिल रही है रिस्पेक्टिव ऑफ मिली और माइक्रो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
बेसिक सा क्वेश्चन है। ये वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के अंदर जो हमारा सफिशिएंट आंसर है वो बस इतना सा है, सिर्फ ये आंसर है। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया, बट हमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका ऑर्डर क्या होता है, -4 और -5, ठीक है। और जो ज़्यादा करंट मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है इतना? ओके। एक और क्वेश्चन है इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी था। बोला एक कंडक्टर गिवन है, बट कंडक्टर का जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इधर जाते हुए एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे एरिया कम है, इधर गए तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। इस पी क्यू को आप यहाँ मान लो, बात सही नहीं है, कुछ भी फर्क कर लो। तो बोला है अ वायर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एज शोन इन फिगर, अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट। स्टेडी करंट का मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं हो रही, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बोला है कि बताओ किस पॉइंट पे जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो ज्यादा होगी। करंट कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया आई जो होता है वो होता है ANEVD, ठीक है। एक कंडक्टर की जो डेंसिटी है वो सेम रहती है, तो इसमें क्या किया, NEA और VD ऐसे कर दिया। देखो N फिक्स है, E फिक्स है, ये नहीं बदलते। करंट क्वेश्चन में गिवन है स्टेडी करंट है, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट करंट आ रही है। अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, A इंटू VD क्या बन गया, कांस्टेंट। एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गया, कांस्टेंट। देखो करंट कांस्टेंट कब होगी, जब ये सब कांस्टेंट होगा। N और E तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, कांस्टेंट। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। तो जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो देखो यहां पे क्या होगा, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। कहां पे एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ Q जो है वो ज्यादा आएगा एरिया ऑफ P से। तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। किससे, P से। तो जो ऑप्शन है देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम आएगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सही कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। सही कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। क्लियर है? ओके। ये सिंपल क्वेश्चन थे वीडी के। हर क्वेश्चन में बस आपको अब एक फॉर्मूला ये आ गया आपके लिए, I इज इक्वल टू ANEVD, और एक VD का जो मेन फॉर्मूला था वो आ गया E टाउ बाई M या E टाउ बाई M इंटू V बाई L। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अभी VD टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी दोबारा आएगा जब हम रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, तो दोबारा से इसके क्वेश्चन आएंगे, हम तब डिस्कस करेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी के लिए खत्म हो गया। जो बेसिक पार्ट था VD का वो खत्म हो गया, इसको हम रीडिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है, हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक I का फॉर्मूला है, एक VD का फॉर्मूला है। दोनों का यूज करते हैं और किसी रिलेशन पे आगे की कोशिश करते हैं। तो ये अभी अननोन है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक मुझे फॉर्मूला पता है I का फॉर्मूला है ANEVD, ठीक है। एंड VD का फॉर्मूला हमारे पास E टाउ बाई M इंटू V बाई L। ये VD की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, तो I क्या आएगा, I आएगा ANE, और VD कितना है, E टाउ बाई M इंटू V बाई L। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, जब रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, AN E और E स्क्वायर टाउ बाई M इंटू V बाई L इंटू V बाई L। तो यहां से क्या आएगा, यहां से इसको रीअरेंज कैसे किया, ये सारी टर्म्स इधर ले गए ऊपर। देखो M ऊपर आएगा और N E स्क्वायर, तो जब इस तरफ आएगा तो कहां पे आएगा, नीचे। तो मैंने इसको क्या किया, या अगर और इजी करना है तो लिखा है इसको ऐसे, I इंटू ML इक्वल टू
एन ई स्क्वायर टाउ इंटू वी। तो ये सब टर्म नीचे आ गई, तो v किसके इक्वल आएगा, पहले लिखा m एन ई स्क्वायर टाउ, नीचे लिख दिया इकट्ठा करके, ठीक है। यहाँ पे l बचा है ऑलरेडी, ये जो a था जब इधर आएगा तो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी करंट है तो बस रीअरेंज कर दिया, ठीक है। देखो फॉर अ कंडक्टर, ये जो वैल्यू है फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक कंडक्टर के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कंडक्टर की सेम रहती है, ई की वैल्यू फिक्स होती है, लेंथ जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है। तो अगर लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है और ये सब कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो इसका मतलब अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो v किसके प्रोपोर्शनल आ गया, v किसके प्रोपोर्शनल आ गया, I के। क्या होता है ये कौन सा लो होता है, v प्रोपोर्शनल टू I। v प्रोपोर्शनल टू I 10th क्लास में था, क्या होता है ये, ओम्स लो। तो हमने ये इनडायरेक्टली बिना नाम लिए डिड्यूस कर लिया ओम्स लो, किसका यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट के रिलेशन का यूज करके। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, इसमें टाउ भी आ रहा है, ठीक है। हमने अभी पीछे देखा है लास्ट क्लास के अंदर भी, और भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, तो जो v प्रोपोर्शनल टू I है वो सेम नहीं रहेगा, वो भी बदलता रहेगा। तो जब हम ओम्स लॉ डिफाइन करते थे 10th क्लास के अंदर, आपको याद होगा हम बोलते थे शॉर्ट में वी आई के प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या एक्सटर्नल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, दीज आर केप्ट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने का जो लॉजिक है वो यही है कि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये वैल्यू बदलेगी, ये वैल्यू बदलेगी, तो v और I कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यही हमारे पास क्या बन जाता है, ओम्स लॉ बन जाता है। तो इसका यूज करके अब हम ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं, देखते हैं कितना कर पाएंगे आज। क्लियर है। आगे देखें, v प्रोपोर्शनल टू I से हम डिफाइन कर लेते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी करेंगे डिस्कस। ये टॉपिक वाइवा के लिए भी बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में घूम फिर के जो टीचर्स हैं वो ओम्स लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है, इसी के आसपास घूमते रहते हैं। आपके 4 एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो उन चारों में स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि यही डिफाइन कर दो ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में क्या है, जो स्टेटमेंट है इसकी, वो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, passing through a conductor is directly proportional to the potential difference, short में PD लिख दिया, applied across the ends of conductor provided external conditions like temperature are kept constant, ठीक है। अगर टेम्परेचर वगैरह को कांस्टेंट कर दोगे तो फिर क्या होता है, I और V दोनों आपस में क्या हैं,
प्रोपोर्शनल हैं। आई और वी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब हम अब 12th क्लास के हिसाब से जो ज़्यादा बेटर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ये है आई प्रोपोर्शनल टू वी, नॉट वी प्रोपोर्शनल टू आई। मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, चाहे आई प्रोपोर्शनल टू वी बोलो या वी प्रोपोर्शनल टू आई बोलो, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों का मतलब मैथमेटिकली सेम है। लेकिन फिजिक्स में बोलते हैं आई वी के प्रोपोर्शनल है, ना कि वी आई के प्रोपोर्शनल है। क्यों बोलते हैं ऐसा? कोई बोले करंट और वोल्टेज में कौन ज्यादा इंडिपेंडेंट है, तो हम बोलते हैं वोल्टेज इंडिपेंडेंट है। जब दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज आएगी या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो करती है। करंट से वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज से करंट है। तो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट आएगी, करंट से वोल्टेज नहीं आ रही, वोल्टेज से करंट आ रही है, तो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट आएगी। तो आई क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू वी। पर जब मैथमेटिकल रिलेशन बनता है आर का डायमेंशन के बेसिस पे, उसके लिए हम ऐसा लिख देते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू आई है। जब ये साइन रिमूव करेंगे तो यहां पे आएगा r कांस्टेंट, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या बनेगा, आर आई या आई आर। तो अब फिर ये डाउट आता है कि अगर i प्रोपोर्शनल टू v है तो हम i इज इक्वल टू आर वी क्यों नहीं लिखते? अगर ये ज्यादा सही है तो ऐसे लिखो, बात तुम्हारी ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है यहां कांस्टेंट आएगा अगर मैं ऐसा लिखूंगा, और डायमेंशंस के बेसिस पे इस k की जो वैल्यू आएगी वो r नहीं आएगी, वो 1/r आएगी। तो बात सेम ही बनेगी। ये किसने बोला ना कि कांस्टेंट जो k आएगा वो r ही आना चाहिए, बस कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो यहां से 1/r बनेगी, यहां से क्या बनेगी, r बनेगी, ठीक है। तो बात सेम बनेगी। पर कोई बोले वाइवा में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैथमेटिकली दोनों सही हैं, बस एक में इन में v जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, i क्या है, डिपेंडेंट है। वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट चेंज होगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर i प्रोपोर्शनल टू v है या v प्रोपोर्शनल टू i है, इधर v आएगा इधर i आएगा। जब ग्राफ बनाओगे, आप अपनी लैब मैनुअल देखना जाके, उसमें यहां v बना होगा यहां i बना होगा, आई वी ग्राफ। जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वोल्टेज चेंज करते हैं, उससे करंट आती है। तो वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वो यहां पे आ गई। तो इसका जो ग्राफ आएगा आई और वी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब आएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये ग्राफ बदलता रहेगा, हर मोमेंट पे ग्राफ चेंज हो रहा है। तो आई वी ग्राफ आ रहा है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ओम्स लॉ है। इसमें जो R है, अगर हम एक पेज टर्न करें वापस और इस वैल्यू को देखें, ये भी सेम है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I के साथ जो भी टर्म है, ये जो भी टर्म है I के साथ, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, इस वैल्यू को R बोलते हैं। तो R का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M अपॉन N ई स्क्वायर टाउ और L बाय A। फिर इसके अंदर भी जो ये टर्म है, इसको डिफाइन करते हैं हम एक वेरिएबल से जिसको बोलते हैं रो L बाय A। रो का नाम है रेजिस्टिविटी, एक नाम है रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किसका नाम है, ये रो का नाम है। ये हमारी पूरी क्लास आएगी, अभी एक दो क्लास छोड़ के हमें पूरी क्लास इसके ऊपर डिस्कस करनी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अभी बस नाम लिखा है आर डिफाइन करने के लिए। तो जो मेन अभी आज की क्लास के लिए हमारी काम का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो ये जो टर्म है आई के साथ, दिस होल टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके अंदर भी जो टर्म है कांस्टेंट सी एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये रो बन जाता है और बाकी एल अपॉन ए सेम है, ठीक है यहां तक। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई रो एल बाय ए एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां से ज्यादा बेटर दिखेगा तुम्हें, क्लियर है ये यहां तक, ठीक है। तो ये जो ओम्स लॉ था इसको हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास पार्ट
क्या, चलो इसे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें डिस्कस करना है रेजिस्टेंस। देखो 11वीं 12वीं में आपसे ये कोई नहीं पूछता कि डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी आ जाती है डिफाइन करने के लिए, बट रेजिस्टेंस बहुत कम जो है वो पूछा जाता है, और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो भी हमारे कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में लिखूं तो क्या है, इट इज दी ऑब्स्ट्रक्शन टू दी फ्लो ऑफ करंट, टू दी फ्लो ऑफ करंट। अब थोड़ा टर्म कंफ्यूजिंग है कि रेजिस्टेंस आगे जाए, एक वायर है, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमें पता है जब वायर में करंट फ्लो करेगी तो करंट के फ्लो करने से कोलिजन्स होते हैं, ठीक है। किसके कोलिजन होंगे, इलेक्ट्रॉन के आपस में भी होंगे, जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसमें भी होंगे। तो उस कोलिजन की वजह से वो जो उनका पाथ बार बार ब्रेक होता है, तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा तो कोलिजन की वजह से जो भी उसका पाथ ब्रेक हो रहा है या पाथ स्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मूला है हमारे पास, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आता है रो एल बाय ए, और इस फॉर्मूले में मतलब रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है, पहला पार्ट आ गया रो। रो किस पर डिपेंड करता है, मेटीरियल, मेटीरियल ऑफ कंडक्टर। आप कंडक्टर का मेटीरियल चेंज कर दोगे, मतलब कॉपर से आयरन गए, एल्यूमिनियम गए, मेटीरियल बदलेगा तो ये जो रो बदलेगा, रो बदलेगा तो आर बदलेगा। तो हर मेटीरियल के लिए रेजिस्टेंस क्या आएगा, अलग आएगा। दूसरा पॉइंट आ गया साइज एंड शेप। साइज एंड शेप के अंदर, साइज एंड शेप, किसकी शेप, कंडक्टर की शेप। तो लेंथ और एरिया दोनों इसी के अंदर आ गए, साइज और शेप के अंदर, ठीक है। डायमेंशन चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। यूनिट आपको 10th क्लास से पता है क्या होती है। रेजिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं मेजर ओम के अंदर। तो सिंबल जो साइन आता हुआ आता है ओमेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है, ओम। तो मोस्टली हम इसी ओम में ही बात करेंगे। ये जो टर्म है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और साइज और शेप दोनों आ गए। ये जो टर्म है रो, हम थोड़ा सा यूज करेंगे आज रो का, ज्यादा यूज नहीं करेंगे। रो का नाम होता है, वन नेम इज रेजिस्टिविटी एंड या और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो कई बार वो रेजिस्टिविटी ना लिख के लिख देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। बच्चे जो हैं फिजिक्स के अंदर थोड़े थोड़े ब्लाइंड होते हैं, उनको कुछ वर्ड दिखते ही नहीं है, मतलब उनकी जो इग्नोरेंस है एकदम पीक पे रहती है। जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को सिर्फ रेजिस्टेंस दिखता है, स्पेसिफिक दिखता ही नहीं है उनको। तो जो क्वेश्चन मतलब जो आंसर रेजिस्टेंस के बनते हैं वही सेम आंसर वो यहाँ पे चिपाते हैं रेजिस्टिविटी के अंदर, तो गलत है। रेजिस्टिविटी अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग चीज है। अभी एक दो क्लास आएंगी तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा काम सिर्फ रेजिस्टेंस डिस्कस करने का है, तो हम इतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे रेजिस्टिविटी के, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस ये पता होना चाहिए हमें भी आज की क्लास के लिए, रेजिस्टिविटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप। मतलब कोई बोले लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया, कुछ भी कर दिया, डायमेंशन में कोई भी चेंज कर लो, जब तक मटेरियल सेम है तब तक रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डायमेंशन चेंज करने से रेजिस्टेंस तो बदलता है, लेकिन डायमेंशन चेंज करने से रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम रहते हैं, ये नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये मार्कर है, ठीक है, ये रिमोट, ठीक, ये फोन भी है, तीन चीज हो गई अलग अलग, सब ब्लैक है बाय चांस। कैमरा भी हमारा हिल गया, तो मार्कर ये और दूसरा उठा लेते हैं हम, ये सब सबके डायमेंशंस अलग अलग हैं। जब सबकी डायमेंशंस अलग अलग हैं
ठीक है। तो इन सब का लेट से तीनों कॉपर के हैं, ठीक है, हालांकि लाइन लग रहे हैं कलर से, पर तीनों मान लिया कॉपर के हैं। तीनों अगर कॉपर के हैं तो तीनों की डायमेंशन अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग हैं तो तीनों का जो रेजिस्टेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन तीनों की जो रेजिस्टिविटी आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, उसका लेंथ से, साइज से, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको खींच के डबल कर दूं, इसको खींचा मैंने, डबल कर दिया लेंथ को, तो लेंथ को डबल करने से बोलेगा रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक आंसर इसका मुझे पता पहले से सेम रहेगा, जब तक मटेरियल सेम है तब तक रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा वो हमें आज सीखना है, कि अगर मैं डायमेंशन में चेंज करूंगा तो डायमेंशन में चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या क्या चेंज आएंगे वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रेजिस्टेंस का पार्ट है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला यूज करना है, रो एल बाय ए। इस सिंगल फॉर्मूले पे हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन हम ज्यादा कवर कर रहे हैं इसे, ऑफलाइन में इतना नहीं हो पाता जब पढ़ाते हैं ना। क्लियर है यहां तक? पलट दें। अब देखो 4-5 क्वेश्चन है बस। पहला क्वेश्चन है, बोला एक मेटालिक वायर है, उसकी लेंथ पहले एल है, पहले लेंथ एल थी, उसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके लेंथ क्या कर दी, स्ट्रेच 2 लिखा हुआ है, यहां जो वर्ड है वो है स्ट्रेच 2। स्ट्रेच 2 का मतलब होता है दुगुना कर दिया, ठीक है। स्ट्रेच 2 जो है, स्ट्रेच 2 का मतलब क्या हो गया, डबल कर दिया, जो लेंथ है वो डबल हो गई, ठीक है। वो बोला है खींचा इसको और खींच के जो लेंथ एल डैश थी वो मैंने क्या कर दी, डबल कर दी, स्ट्रेच करके खींचा, लेंथ को डबल कर दिया। दो तरीके से लेंथ बदल सकती है, एक होता है लेंथ ऐड कर दी, इतनी वायर थी उसमें इतनी ही लेंथ और जोड़ दी, दूसरी वायर उठाई और उसमें इतनी वायर जोड़ दी, तो जोड़ने से एरिया सेम रहता है, वो एरिया में चेंज नहीं कर रहे हैं हम। मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैंने इसी को खींच के क्या कर दिया, डबल कर दिया। जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या खींचने से एरिया सेम रहेगा, मैं इतने ही मटेरियल को मैंने खींच के डबल कर दिया तो क्या एरिया सेम रहेगा। जब भी हम स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम फाइनल और वॉल्यूम इनिशियल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ज्यादातर जो वायर होती हैं उनकी हम शेप मान के चलते हैं क्या, सिलिंड्रिकल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ने भी देखा था, वो क्या आता है, ए एल, इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लेंथ वॉल्यूम क्या आता है, ए एल, याद है, अभी तो लिखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम है, जो वॉल्यूम बाद में था वही वॉल्यूम पहले है, तो मतलब ए डैश और एल डैश इक्वल टू क्या आएगा, ए एल। इनिशियल एंड फाइनल सेम आएंगे। ए डैश निकालना है, एल डैश 2l, ये ए और ये एल, एल से एल कट गया तो ए डैश कितना आएगा, a बाय 2। तो ये अब ध्यान रखो, हमने एक बार करके दिखा दिया, अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम डायरेक्ट करेंगे। तो अगर a इंटू एल कॉन्स्टेंट है तो जो चेंज लेंथ में आएगा उसका इनवर्स चेंज आएगा एरिया के अंदर। लेंथ डबल होगी तो एरिया हाफ, लेंथ को 3 गुना किया तो एरिया 1/3, अगर स्ट्रेच कर रहे हैं। एरिया डबल कर दिया तो लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया 10 गुना कर दिया लेंथ 1/10 हो जाएगी। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जो चेंज लेंथ में किया एरिया में इनवर्स चेंज आएगा। तो एल डैश है 2l, ए डैश आ गया a/2। तो नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा रो, नई लेंथ नया एरिया। रो क्यों नहीं चेंज किया, रो क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मटेरियल सेम है, इसलिए रो क्या रहेगा, हमेशा सेम। तो रो सेम है, एल डैश कितना हो गया 2l, एरिया कितना हो गया a/2, ये 2 ऊपर आएगा तो 4 बाहर आएगा, रो l बाय a, और रो l बाय a हमने मान लिया जो पहले का रेजिस्टेंस था, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना हो गया। नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना। इसको बोलते हैं शॉर्ट में ऐसे, जो भी चीज अगर लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हो, जितनी लेंथ स्ट्रेच होगी रेजिस्टेंस में उसके स्क्वायर टाइम्स का चेंज आएगा। लेंथ दुगनी कर दी तो रेजिस्टेंस 4 गुना, लेंथ 3 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, 9 गुना आ जाएगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन में ये बोला है, बस जो वर्ड ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, स्ट्रेच 2 लिखा हुआ है, स्ट्रेच 2 ट्वाइस ऑफ, मतलब लेंथ को डबल कर दिया। अब यही क्वेश्चन दोबारा से
फिर से सेम क्वेश्चन, बस एक वर्ड चेंज कर दिया, जहां टू वर्ड था इस टू को मैंने क्या कर दिया, बाय कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, स्ट्रेच्ड बाय लिखा हुआ है यहां पे। स्ट्रेच बाय का मतलब है डबल इंक्रीज कर दिया या डबल बढ़ा दिया। बोला इन स्ट्रेच्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, तो लेंथ एल थी और स्ट्रेच बाय कर दिया, मतलब जो नई लेंथ है वो जो पुरानी लेंथ थी वो, और उसमें डबल बढ़ा दिया। तो अब डबल बढ़ा दोगे तो क्या आएगा, जब इसको डबल बढ़ा दोगे तो नई लेंथ क्या हो गई, अब नई लेंथ हो गई 3 गुना। ठीक है, जब नई लेंथ 3 गुना होगी तो जो भी चेंज लेंथ में आता है एरिया में क्या चेंज आता है, उसका इनवर्स चेंज आता है। तो एरिया क्या हो गया 1/3। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल डैश ए डैश, एल डैश कितना है 3L, A/3, 3 ऊपर आएगा तो 9 टाइम्स ऑफ A/A, और ये R मान लिया तो 9R। जो पिछला क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सिर्फ वहां स्ट्रेच 2 था, यहाँ क्या आ गया, स्ट्रेच बाय आ गया। ठीक है, एक में स्ट्रेच 2 लिखा हुआ है और एक में आ गया स्ट्रेच बाय। एक है डबल कर दिया, एक बोला है डबल बढ़ा दिया, तो दोनों के हिसाब से आंसर आपका बदल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है, ओके। तो 2 पार्ट हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। एक में लेंथ में स्ट्रेच करके दोनों में ही चेंज किया स्ट्रेच करके, बस एक स्ट्रेच 2 लिखा था, एक स्ट्रेच बाय लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने रेडियस चेंज कर दी। बोला वायर है और उसकी कुछ रेडियस थी, उसको स्ट्रेच किया सो डैट इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ n। ऑब्वियस ही बात है, जब लेंथ को स्ट्रेच करोगे तो एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, खींचोगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा। क्या बोल रहा है, जो रेडियस है इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ n, मतलब जो r डैश है नई रेडियस वो पुराने वाले की 1/n टाइम्स हो गई, n फैक्टर से डिक्रीज हो गई, फैक्टर मतलब 1/n हो गई। ठीक है, अब रेडियस में चेंज कर दिया, रेडियस हो गई 1/n। इस रेडियस का चेंज करके मुझे अब बताना है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो रेडियस का यूज करके मैंने निकाला नया एरिया क्या होगा। नया एरिया क्या होगा, पाई नई रेडियस का स्क्वायर, पाई नई रेडियस है r/n का स्क्वायर, तो पाई r² बाय n²। और पाई r² जो है वो क्या था, वो पहले का एरिया है। पाई r² क्या है, पहले का एरिया है। तो a डैश आएगा a/n²। अगर मैं अब वही यूज करूं कि a डैश और l डैश इक्वल टू क्या आएगा, AL। a डैश है a/n² और l डैश मुझे फाइंड करना है, a और l, a से a कट गया, l डैश कितना आएगा, l डैश आ गया n²L। बाकी सेम क्वेश्चन है। तो अब r डैश क्या आएगा, r डैश आएगा रो l डैश बाय a डैश, l डैश कितना है n²L, और a डैश कितना है a/n², n² ऊपर आएगा तो n² आ गया n4, और l/a ये r मान लिया, तो r डैश कितना आएगा n⁴ इंटू r। ठीक है, हर क्वेश्चन में हल्का हल्का चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम चल रहा है। पहले वाले में लेंथ चेंज की थी, एक में स्ट्रेच कर दी, एक में मतलब बढ़ा दी, डबल कर दी थी, डबल बढ़ा दी थी, अब रेडियस में चेंज कर दिया। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन, अब अगला पार्ट फिर से यही सेम चीज फिर से। ठीक है, बस एक चेंज कर दिया, अब फिर से एक चेंज कर दिया, फिर से हमने इसके अंदर एक चेंज कर दिया। पानी चाहिए, पानी लेके आते हैं। देखो इसको, मिलना है अभी सर से।
अभी सर नहीं आए, बैठ जाओ, अभी तो कोई नहीं, आ जाएंगे। हाँ, मैं भी क्लास का मिलता हूँ, ठीक है, लेट हो गए। अगला क्वेश्चन, फिर से वायर है और लिखा हुआ है स्ट्रेच्ड, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 5%। इसको स्ट्रेच कर दिया ताकि इसकी लेंथ 5% बढ़ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लेंथ को सिर्फ 5% से इंक्रीज किया गया है और बोल रहा है परसेंटेज चेंज निकालो रेजिस्टेंस की। हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा हुआ है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, चलो पहले वहां तक पहुंचते हैं, फिर फॉर्मूला लिख देंगे वापस। अब क्या करोगे, यहाँ पे बोला लेंथ को 5% बढ़ा दिया, तो नई लेंथ क्या आएगी, पुरानी लेंथ, और उसमें 5% ऐड कर दिया। जब 5% ऐड करोगे तो ये 20 आएगा, L और L बाई 20 कितना आएगा, 21/20L, ठीक है। ये L डैश आ गया। अगर ये L डैश आया तो मुझे बताओ निकाल के A डैश कितना आएगा। हमने पीछे भी लिखा था कि जो भी चेंज लेंथ में आता है एरिया में उसका इनवर्स चेंज आता है, तो जो भी फैक्टर था उसको उल्टा कर दोगे तो आपका एरिया आएगा। जैसे लेंथ डबल कर दी, 12 कर दी, तो 2 का इन्वर्ट क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर वो 10 करोगे तो 1/10, 1/10 था, इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 10। तो इस नंबर का इन्वर्ट करोगे तो क्या बचेगा, इस नंबर का इन्वर्ट करोगे डायरेक्टली तो आएगा 20/21 इंटू ए। हालांकि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट टाइम वेस्ट वाली बात होती है, आप ये यूज करो। ए डैश आपको निकालना है, एल डैश है 21/20L, ये ए एल है, एल कट गया, 20 ऊपर आएगा, 21 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा। बट ये सब नहीं करना होता, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको एक फैक्टर पता है तो दूसरा आप डायरेक्ट निकालोगे। एल डैश आ गया और ए डैश आ गया। जब एल डैश और ए डैश पता है तो यहां से अब आर डैश क्या आएगा, आर डैश आएगा रो एल डैश बाय ए डैश, आर डैश आएगा रो एल डैश इज 21/20L, और ये आएगा 20/21A। जो नीचे 21 था वो ऊपर पहुंच गया, सबसे नीचे की टर्म ऊपर जाती है, ये टर्म इधर जाएगी, तो क्या आएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर याद है 441, 20 का स्क्वायर 400, और रो L बाय A, ये R डैश आ गया। तो R डैश की वैल्यू आएगी 441/400 और गुना में R। ये मेरे पास नया रेजिस्टेंस आ गया। अगर क्वेश्चन बोलता नया रेजिस्टेंस निकालो तो इतना आंसर सफिशिएंट था, लेकिन वो तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज निकालो, वो बोल रहा है परसेंटेज चेंज निकालो। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, ये R डैश है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज कैसे निकालोगे, नई वैल्यू पुरानी वैल्यू, पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो नई वैल्यू कितनी है, 441R बाय R माइनस R, और ये कितना है, ये है 400, और डिवाइड बाय R और इनटू 100। तो क्या आएगा 441 माइनस 400, 41R बाय 400R और इंटू 100, 2 0 कैंसिल, R कैंसिल, 41/4 क्या आएगा 1, फिर 0 और 25%। तो 10.25% आंसर आ गया। मतलब अगर लेंथ को 5% से इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, 10.25% चेंज आएगा। ये प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब है अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये वैल्यू प्लस में आएगी तो इंक्रीज कर रहा है, अगर ये सॉल्व करते हैं माइनस का आ गया तो क्या कर रहा है, फिर वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे कर सकते हैं क्या, हम आगे कर सकते हैं। अगर हम आगे करेंगे तो अब देखो ये सेम क्वेश्चन फिर से ट्राई कर लेना खुद से,
लिखा हुआ है सिलेंडर है, मेटालिक वायर है, अब इसको कंप्रेस कर दिया 10% से, 10% से कंप्रेस करेंगे तो बोला बताओ परसेंटेज चेंज कितनी होगी। वहां पे इंक्रीज कर रहे थे, यहां पे क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लेंथ को डिक्रीज कर दिया। तो पहले स्टेप में क्या चेंज आएगा, अगर आप पहला स्टेप लिखोगे तो पहले स्टेप में क्या चेंज आएगा, एल डैश जो आएगा वो आएगा एल माइनस 10% ऑफ एल। तो एल माइनस एल बाई 10 कितना आएगा, 9 L बाई 10। ठीक है, ये एल डैश आ गया। तो ए डैश क्या आएगा, उल्टा कर दोगे, 10/9 ए, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको फटाफट, चेक करो, पॉज कर दो, सॉल्व करो, क्या आएगा, 9 L बाई 10 और ए डैश इज 10A बाई 9। सॉल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर 81/100 रो L बाई ए और 81/100 R, ये R डैश आ गया। निकाल दो परसेंटेज चेंज, करो सॉल्व फटाफट। R डैश R इंटू 100, माइनस का, सही है, माइनस का 19। मेरे से पहले सॉल्व कर ले तो बढ़िया है, मेरी तो स्पीड स्लो है ना। ऑनलाइन कितना भी तेज पढ़ा लो स्लो ही लगता है। ठीक है, वैसे तो अभी हम फास्ट कर रहे हैं थोड़ा। वैसे तो हम फास्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन में बच्चे टाइम बहुत वेस्ट कराते हैं ना, नोट डाउन करेंगे, यहाँ तो पोज मारो और लिख लोगे, है ना, वहाँ तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक। और एक क्वेश्चन ये है, मतलब ये भी काफी हद तक सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे लेंथ को 2% से बढ़ा दिया। यहां पर लेंथ को 2% से बढ़ा दिया। अगर लेंथ को 2% से बढ़ाओगे तो क्या आएगा, पहला स्टेप क्या होगा, एल डैश क्या आएगा, वो आएगा एल प्लस 2% ऑफ एल। ठीक है, कट तो जाए नहीं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/100 कितना आएगा, 0.02। ठीक है, 02 L, तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 1.02 L। ये L डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अगर L डैश ये है तो बताओ A डैश क्या आएगा, A डैश क्या आएगा, A आगे डिवाइड बाय 1.02, वही जो फैक्टर L का था A में इन्वर्ट कर दोगे। जब L डैश A डैश निकाल दिया तो R डैश क्या आएगा, वो आएगा रो L डैश है 1.02 L और A डिवाइड बाय 1.02, ये ऊपर जाएगा तो R डैश की वैल्यू आएगी रो L बाय A, ये ऊपर जाएगा तो 1.02 का स्क्वायर, तो R डैश आएगा 1.02 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो L बाय A क्या आएगा R। ये इतना तो आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में काम कर लेते हैं। दिस इज रफ वर्क। अप्रोक्सीमेशन 11th क्लास में फर्स्ट टाइम सिखाते हैं कि एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर x की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटी है, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 0.03 की पावर 2 निकालनी है। ठीक है, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, मतलब इस पावर को इस नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई, अगर x 1 से छोटा है। अब x यहाँ पे 0.03 है, बहुत छोटा है 1 से, तो मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इस नंबर को इससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.03, 1 प्लस 0.06 और 1.06 आंसर आ गया।
मान लो मुझे सॉल्व करना है 0.98 क्यूब अप्रॉक्सीमेशन से, तो क्या लिखूंगा उसको? मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.02 0.98 को। पावर कितनी है? 3। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में यहाँ जो x है वो कितना है? माइनस का 0.02। तो क्या आंसर आएगा? 1 प्लस माइनस का 0.02 इंटू 3। क्या बचेगा ये? 1 माइनस 0.06 माइनस कर दो 0.94। तो अगर ये रफ काम था, क्या मैं ये काम यहाँ नहीं कर सकता डायरेक्टली? तो r डैश क्या आएगा? 1 प्लस 0.02 की पावर 2 इंटू आर। सेम लॉजिक यूज किया तो क्या आएगा आंसर? 1 प्लस 2 इंटू 0.0402 इंटू आर और 1.04 इंटू आर। ये आर डैश आ गया। ठीक है, जब ये आर डैश आ गया तो परसेंटेज चेंज क्या आएगी? अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आएगा आर डैश माइनस आर बाय आर इंटू 100। आर डैश है 1.04 आर माइनस आर बाय आर इंटू 100। तो क्या बचेगा? ये 0.04 आर बाय आर इंटू 100। आर से आर कट गया और आंसर आएगा 4%। तो अगर हमारा परसेंटेज चेंज 4-5% से कम आता है तो फिर हम ये अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन नहीं करेंगे तो फिर आंसर 4 पॉइंट समथिंग आता, अगर मैं यूज ना करता तो। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्सीमेशन करना है तो जो भी चेन लेंथ में आएगा स्ट्रेच करके रेजिस्टेंस में उसका डबल चेंज आएगा। जैसे यहाँ 2% था तो आंसर कितना आएगा? 4%। यहाँ 5 मानोगे आंसर कितना आएगा? 10%। तो अप्रॉक्सीमेशन में अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। जैसे जो अपने पीछे क्वेश्चन 5% का किया था उसका आंसर था 10.25%। तो अप्रॉक्सीमेट लोगे तो 0.25 गायब हो जाएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी कर लिया इसे आज। आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा हमारे पास आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है ये भी वैसे काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। बोला है एक पीस ऑफ सिल्वर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो रेजिस्टेंस जो था पहले रो L बाय ए, ये 1 ओम है। रेजिस्टेंस पहले 1 ओम है। फिर बोला है व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंटन वायर। ऊपर सिल्वर वायर थी, नीचे वायर का जो मटेरियल है वो चेंज कर दिया, कुछ नया नाम आ गया कॉन्स्टेंटन। क्या होता है अभी एक आध क्लास के बाद आएगा कि क्यों पढ़ते हैं कॉन्स्टेंटन, खैर अभी वो नहीं चाहिए। बट उसने मटेरियल चेंज कर दिया। जब मटेरियल चेंज करेगा तो एक चीज श्योर है कि रेजिस्टिविटी बदलेगी, या तो देगा या निकालनी होगी। तो क्या लिखा है? ऑफ 1/3 लेंथ। लेंथ कितनी है उसकी? 1/3। 1/2 डायमीटर, डायमीटर हाफ हो गया। एंड इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दूसरा नाम है किसका? रेजिस्टिविटी का। वो कितनी हो गई? 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर। 30 टाइम्स है सिल्वर की। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। एल डैश कितना है? एल डैश कितना है? L बाय 3। ठीक है, ए डैश निकालेंगे। ए डैश आएगा पाई आर डैश स्क्वायर पाई डी डैश स्क्वायर बाय 2 और पाई डी डैश स्क्वायर बाय 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 1/2 डायमीटर। डायमीटर क्या कर दिया उसने? हाफ कर दिया। ठीक है, डायमीटर क्या कर दिया उसने? हाफ कर दिया। इसको थोड़ा सा और इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। देखो एरिया जो होता है एल डैश है, ये एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस पाई डी स्क्वायर बाय 4। मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, आर होता है डी बाय 2, तो बचता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये एरिया है। और ए डैश में क्या बोल रहा है वो? ए डैश में बोला है डायमीटर को आधा कर दिया। डायमीटर आधा करोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो एक 4 एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। और पाई डी स्क्वायर बाय 4 पहले का एरिया है। तो ए डैश कितना आएगा? ए बाय 4। कॉमन सेंस वाली बात है, रेडियस आधी करोगे तो रेडियस का स्क्वायर एरिया में आता है। तो जो भी चेंज रेडियस में आता है एरिया में उसका स्क्वायर चेंज आएगा, क्योंकि पावर 2 हो रही है। तो डायमीटर आधा करोगे तो एरिया क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। आयरा वही साइड। तो
तो ये सब नहीं भी करोगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये पढ़ के ही पता लग रहा है, डायमीटर हाफ कर दिया मतलब रेडियस आधी हो गई, रेडियस आधी होगी तो एरिया क्या होगा 1/4 हो जाएगा। और जो नई रेजिस्टिविटी है रो डैश, वो कितनी है रो डैश, वो है 30 गुना पहले वाले की। तो इन सब का एक साथ यूज किया तो क्या आएगा आर डैश आएगा रो डैश एल डैश ए डैश। रो डैश कितना है 30 गुना, एल डैश कितना है 1/3 और एरिया कितना है 1/4। तो 4 ऊपर आएगा 30, 4 ऊपर 3 नीचे और रो L/A। ये वैसे 10th क्लास का क्वेश्चन है। और रो L/A कितना है, रो L/A क्वेश्चन में लिखा कितना है वो 1 ओम आ रहा है इनटू 1 ओम। तो क्या आंसर आएगा 40 ओम। तो नया जो मटेरियल आएगा उसकी रेजिस्टिविटी कितनी मतलब रेजिस्टेंस कितना आ गया उसका 40 ओम आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस की है, ओम्स लॉ का डिडक्शन किया है और रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। वो हमारा नेक्स्ट क्लास का काम है। तो वो एक टॉपिक है, आई थिंक वो 1 घंटे से पहले पहले हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय बाय, कल मिलते हैं। रोज का एक लेक्चर अपलोड होगा।